नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एलटी ड्राइंग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण ये सूचना आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। मैं आप तमाम दोस्तों से और अपने भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पहले से लेके अंत तक अवश्य देखें। आप लोगों को इस वीडियो में मैं जो कहना चाह रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के मन में जो कुछ शंकाएं हैं इस भर्ती प्रतिक्रिया को लेते हुए, तो आज इस भर्ती प्रतिक्रिया से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूँ। जो ये भर्ती प्रतिक्रिया है, आज हम उत्तराखंड एलटी संवर्ग की भर्ती की बात ना करते हुए आज हम हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत जो ड्राइंग एंड क्राफ्ट टीचर की जो नियुक्ति हुई थी, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यही जो केस है, ये केस सेम उत्तराखंड की तरह है। अब ये केस में और उत्तराखंड के केस में क्या डिफरेंस है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, तो मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों के समक्ष मुझे साझा करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसे मैं साझा करने जा रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो के पश्चात, इसी वीडियो के आगे एक मैं छोटी सी क्लिप आप लोगों के समक्ष रखूंगा, आप उसे भी देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या चीजें कही जा रही है, जो चीज मैं आपको अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूं, तो शायद आप उस वीडियो के माध्यम से उसे समझ पाओगे और अच्छी तरीके से समझ लोगे कि एक्चुअल परिस्थितियां क्या बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाह रहा हूं, जो निवेदन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे वो नॉन बीएड वाले हों, चाहे मेरे गेस्ट भाई बहन हों, तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं उसमें कई अभ्यर्थियों द्वारा उसमें कमेंट किया जाता है और मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज के माध्यम से तमाम चीज़ें जब मुझे फ़ोन करके बताया जाता है या कहा जाता है कि सर, आप किसी एक पक्ष की तरफ आपका झुकाव है, क्या आपको उस पक्ष के माध्यम से कुछ पैसा मिल रहा है या उनके द्वारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आज मैं आप लोगों का ये भ्रम भी दूर करना चाहूँगा कि जो धारणाएं आपने मेरे प्रति बनाई हैं वो निराधार हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मैं किसी भी अभ्यर्थी से या किसी भी वर्ग से, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे नॉन बीएड, मैं किसी से कोई एक पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा तो एक ये काम है कि भैया, कि मुझे लगता है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ सूचनाएं उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं इस प्रकार का कृतज्ञ कदापि नहीं करूँगा। मेरे को क्या मिलेगा, चाहे आप नॉन बीएड वालों की बात करें या बीएड वालों की बात करें, क्या ये मेरे सगे संबंधी हैं या इनसे मेरा किसी प्रकार से लगाव है, कि इन दोनों पक्षों से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी लगाव या कुछ नहीं है। मेरे नज़रों में आप तमाम जो अभ्यर्थी हो वो एज एक स्टूडेंट के रूप में हो, जो एक परीक्षार्थी है, एक वो बेरोजगार है जो अपनी कठिन परिश्रम के माध्यम से इस परीक्षा को कहीं ना कहीं उत्तीर्ण करना चाह रहा है, इस भर्ती प्रतिक्रिया का हिस्सा होना चाह रहा है, और एक वो शिक्षक बनने का जो सपना देखा है कहीं ना कहीं उसे साकार करने की वो सोच रहा है कि इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत मेरा जो रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं जो मेरे जो सपने देखे हैं एक टीचर बनने का, वो ख्वाब मेरा पूरा हो सके। तो ये तमाम चीज़ें आज इसलिए मुझे रखनी पड़ रही है, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन में मैं कभी पढ़ता हूँ तो सभी का, मुझे लगता है कि मैं सभी का मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया सर, आप तो संपूर्ण रूप से ये नॉन बीएड वालों के पक्ष में, हमेशा नॉन बीएड वालों के पक्ष में आप बात करते हो, और दूसरी ओर जो मेरे
बीएड वाले भाई बहन हैं वो कहते हैं कि सर आप जो हमेशा जो इन वीडियो के माध्यम से जो बात करते हो वो नॉन बीएड वालों के पक्ष में बात करते हो, ये दोनों चीजें आपस में क्रैश कर रही हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट करा दूं, मेरा किसी से कोई पर्सनली अटैचमेंट नहीं है और मैं किसी से भी एक पैसा या कहीं कोई इस चीज का नहीं ले रहा हूं। और कई अभ्यर्थियों द्वारा ये कहा जाता है कि सर आप एक माहौल क्रिएट करते हो। क्या मेरे ऐसे कहने से क्या कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती? क्या आप इतने पढ़े लिखे हो और एक शिक्षक बनने की ओर आप अग्रसर हो, क्या आपके अंतर्गत इतना विवेक होगा? क्या मेरे कहने से क्या ऐसा वातावरण बनेगा? क्योंकि मेरे कहने पर क्या लोग इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो प्रकरण है आप सभी को पता है, पुनः ये न्यायालय के अंतर्गत ये जा चुका है। जैसे कि आपको पता है कि पहले सिंगल बेंच से इसके अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया था। इसमें जो देखा गया था वो छात्र हित सर्वोपरि दिखाया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने इसमें मेहनत करी गई थी उन सभी को इसमें मौका दिया गया था और सरकार द्वारा जो संशोधन किए गए थे उसे सही ठहराते हुए इस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम यहाँ पर क्या करा था, जो डिसीजन दिया गया था उसे दे दिया गया था। उसके तदोपरांत हाईकोर्ट द्वारा ये भी स्पष्ट तौर पर अधिसूचना के अंतर्गत ये कहा गया था एसएससी को कि भैया जब तक हम ना कहें तब तक आप इस जो रिजल्ट को घोषित ना करें। इस वजह से आप लोगों का ये रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो पहले जो जजमेंट आया गया था 1 महीने पूर्व, तो 1 महीने के बीच में ये रिजल्ट जारी हो सकता था। तो कुछ कमोबेश परिस्थितियों के अंतर्गत ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ था और जैसे कि जारी होने की परिस्थितियां जैसी बन रही थी कि हाँ अब हो सकता है, तो अब इसमें क्या चीजें देखने को मिली, जो अभ्यर्थियों को जो सिंगल बेंच से जो डिसीजन दिया गया था कहीं ना कहीं वो इस डिसीजन से ना खुश थे। तो वो होता ही है, क्योंकि हमारे जो संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका को जो शक्तियां दी गई हैं, जो उसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो उसके कर्तव्य दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत जो एक याचिका करता है उसको जो शक्तियां से परिपूर्ण किया गया है। यदि कोई भी याचिकाकर्ता किसी जजिस द्वारा दिए गए डिसीजन से यदि असंतुष्ट होता है तो उस जज के डिसीजन को वो डबल बेंच में चुनौती दे सकता है। यदि डबल बेंच में जो दिए गए जो डिसीजन से यदि वो अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होता है, वो याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो न्यायपालिका की ऐसी खूबसूरत प्रणाली है, क्योंकि हमारी देश की जो न्यायपालिका है उसकी जो विविधता है वो अपने आप में देखने पे बनती है। यदि सेकंड बेंच में भी उस डिसीजन के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि ये सेकंड बेंच से भी उसे डबल बेंच से भी उसे किसी भी प्रकार का उस डिसीजन से वो असंतुष्ट होता है, तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में उसे वो चैलेंज कर सकता है। और उस चैलेंज को जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम होता है। उसके पश्चात वो अगर सुप्रीम कोर्ट जो चीज कह दे तो उसके बाद यदि उसके पक्ष में कहे या उसके पक्ष में यदि ना कहे, वो सर्वमान्य होता है, वही अंतिम डिसीजन होता है, उसे कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ उस वहां पर भी जैसे कि वहां पर भी सिंगल बेंच के डिसीजन को डबल बेंच में चुनौती दी जा सकती थी, क्योंकि जो डिसीजन दिया गया उसकी पुनर्लोकना या कहें उसका पूर्ण रूप से उसका पुनः अवलोकना किया जाता है, उसका पुनर्विचार विमर्श किया जाता है, तब जाके उसमें फिर डिसीजन आता है। इतना हमारे संविधान की जो ये न्यायपालिका की है ये खूबसूरती है, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत है। अब जो मेरे से कहा जा रहा है कि आप माहौल बनाए, क्या मेरे कहने पर जो न्यायालय के जो जजेस हैं क्या वो उससे प्रभावित होंगे? कदापि नहीं होंगे। आप लोग इस चीज को समझते हो, क्योंकि उनका एक स्व विवेक होता है, क्योंकि वो उस पदवी पे बैठे हैं जहां पर वो न्याय की उस तराजू को लिए बैठे हैं, जहां पर वो समानता के तौर पर उस तराजू को देखते हैं और उसी तराजू के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन हर दोनों पक्षों को वो सुनते हैं और सरकार का भी पक्ष सुनते हैं। यदि उनको इस चीज भर्ती प्रतिक्रिया से कहीं ऐसा लगता है कि इसमें ये खामी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन देते हैं। क्या ये कहना एक व्यर्थ की बात है? तो आज मैं आपको ये जो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग ये ना समझे कि भैया कि सारी ऐसा माहौल बना रहे, मेरे माहौल बनाने से कुछ नहीं होता है। इस पर से तौर पे मैं पहले ही इस पर से कह दूं, ठीक है। अब दूसरी ओर जो सोच रहे हैं कि मैं किसी प्रकार की धनराशि लेता हूं, ये कदापि इस प्रकार से नहीं है दोस्तों। अब मैं आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूं उस पर फोकस रखते हैं। देखिए दोस्तों, इस जो टॉपिक को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इससे पूर्व मैं आप लोगों से तहे दिल से विनती करता हूं, चाहे वो नॉन बीएड वाले हैं
चाहे वो बीएड वाले हैं, कदापि अपने हृदय कंठ में इस जो टॉपिक को ना लें, क्योंकि ये आप लोगों से, हाँ ये जानकारी है आप लोगों के लिए, ये मत सोचिए कि ये हम लोगों के विरुद्ध ये बातें बोल रहे हैं सर। मैं ऐसा कतई भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है, जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, हरियाणा हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, मैं उस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ कि हमारे अन्य राज्यों में भी ये चीज़ें हुई हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा मेरे बार बार ये फ़ोन करके कहते थे कि भैया जो हरियाणा हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस केस में हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो रही हैं, हम उस केस को जीत जाएंगे, या हमारे इस जो डिसीजन है तो वहाँ पर भी ऐसा डिसीजन दिया गया था, तो क्या पता कमावशिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी उत्तराखंड में भी वही डिसीजन दिया जाएगा। तो ऐसा कदापि नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग जो जजेस हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं, ठीक है। ये आपको मैं स्पष्ट करा दूं, तो ये कदापि आप लोग इससे बुरा ना माने, और हाँ किसी भी प्रकार का नकारात्मक कमेंट ना करें। और यदि जो अभ्यर्थी को लगता है कि ये हमारे अहित में है या अहित में बोल रहे हैं, तो आप लोगों से तहे दिल से विनम्र अनुरोध है, यदि आप लोगों को ये वीडियो कहीं भी आपको चुभ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर ही स्किप करके आप इसे बंद कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी इससे कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, या कहें इससे कुछ चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल होगी, तो आप ये वीडियो देखें अंत तक और अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था, आर्ट्स और ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक के संबंध में ये मैं बात करूंगा। दोस्तों, हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या हुआ था, पंजाब में 2006 में शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसी खामियां इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिली, ऐसी धांधलीबाजी या कहें ऐसी परिस्थितियां इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर उत्पन्न हुई, जिससे कि ये भर्ती प्रक्रिया 11 साल में भी पूरी तरीके से ये संपन्न नहीं हो सकी। इसका डिसीजन क्या आया, 11 साल हो गए इस भर्ती प्रक्रिया का, तब जाके ये डिसीजन आया, और ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से भी अभी तक सफल नहीं हुई। देखिए 816 ड्राइंग टीचर की जो बात हो रही थी, ये इस प्रकार के टीचर थे जो गेस्ट टीचर के रूप में ये कार्यरत थे, लंबे समय से ये कार्य कर रहे थे। और जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भी गेस्ट टीचर हैं, तो वहाँ पर जो ये 816 जो ड्राइंग टीचर हैं, ये कम से कम इन्हें 8 से 9 साल ये इस विभाग में कार्यरत थे, और ये जो शिक्षक थे ये लगातार कार्य कर रहे थे अपने क्षेत्र में। तो क्या हुआ, 2006 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया गया था, और इस विज्ञापन में जब ये विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन में पहले क्या कहा गया था कि इस विज्ञापन के अंतर्गत जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे केवल इंग्लिश माध्यम में ये परीक्षा संपन्न होगी, केवल अंग्रेजी माध्यम में ही ये प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और हिंदी माध्यम में इसमें परीक्षा नहीं दी जाएगी। और पहले जो अनियमितता जो देखने को मिली यहाँ पर ही देखने को मिली गई थी, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में ये परीक्षा होती थी। यहाँ पर जो एसएससी के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ केवल अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर प्रश्न पत्र किए जाने का यहाँ पर क्या किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था। और इस नोटिफिकेशन को क्या करा कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, जिस ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो अभ्यर्थी थे, जो जितने भी छात्र थे, उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भैया आप कैसे कह सकते हो कि ये जो प्रश्न पत्र होगा वो अंग्रेजी माध्यम में होगा क्या। और हाईकोर्ट ने तुरंत ही एसएससी हरियाणा को ये आदेश दिया कि आप जो ये भर्ती प्रक्रिया को इसे खारिज करते हुए दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन किए जाने के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया था कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः संशोधन करके यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में यहाँ पर परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। और यहाँ पर क्या हुआ था, 2006 में जो 816 ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो टीचर थे, क्राफ्ट एंड आर्ट और क्राफ्ट के जो शिक्षकों के लिए यहाँ पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो गया था, 816 जो ड्राइंग टीचर थे, जो एज ए गेस्ट टीचर के रूप में जो कार्य कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। और इस आवेदन में केवल 816 जो ड्राइंग एंड पेंटिंग के टीचरों के लिए नहीं, इसमें
जो विज्ञप्ति थी 816 प्लस अन्य पदों को यहाँ पर जोड़ते हुए ये विज्ञप्ति को प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, और जब ये प्रकाशित किया गया तो उसमें क्या चीजें हुई, जब ये 2006 में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, आवेदन जब इसमें मांगे गए थे, तो इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियम रखा गया था कि परीक्षा के अतिरिक्त जब ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, जैसे ये परीक्षा 100 नंबर की ये परीक्षा कराई गई थी, ठीक है, जैसे कि हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में कराई जाएगी, और ये यहाँ पर तमाम चीजें तो ठीक होगी, सेमरल होगी। अब यहाँ पर क्या इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर क्या संशोधन किए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आवेदन तो मांगे गए थे 816 ड्राइंग टीचर प्लस जो अन्य रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया था। ठीक है, तमाम ये 2000 के आसपास ये भर्ती प्रक्रिया थी, और 816 जो वो टीचर थे जिन्होंने गेस्ट टीचर के रूप में 8 से 9 साल तक अपना कार्य किया था। ठीक है, इसी भर्ती प्रक्रिया जिसमें आवेदन मांगे गए थे। ठीक है दोस्तों, जब आवेदन मांगे गए थे उसमें नियम रखा गया था कि परीक्षा के अतिरिक्त यहाँ पर 25 अंकों का यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। और भर्ती प्रक्रिया में क्या कहा गया था, जब ये आपने एक तो 100 नंबर का परीक्षा करा रहे हो, और यहाँ पर नियम रखा गया था कि आप 25 अंकों का अतिरिक्त यहाँ पर इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थियों ने इस ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई किया है वो 816 प्लस जो तमाम रिक्त पदों के सापेक्ष जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 100 नंबर का जो पेपर दिया गया था, उसमें 25 अंकों का जो ये यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो 25 अंकों का यहाँ पर क्या किया था, इंटरव्यू अलग से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब जो पहला संशोधन है गतिमान भर्ती प्रक्रिया के अंदर किया गया था वो क्या किया गया था, अब यहाँ पर से देखिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि पहला संशोधन, ठीक है, इंटरव्यू किया जाएगा कर यह कहा गया था, और भर्ती प्रक्रिया में 4 गुना, देखिए 4 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। क्या कहा गया था यहाँ पर, 4 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा था। ठीक है, क्योंकि एक तो 25% अंकों की यहाँ पर बात करेगी थी, अचानक इसमें जो नियम जोड़ दिया गया था, इसमें क्या कर दिया, पहले तो कहा था कि 25 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू होगा, साथ ही जो पहला संशोधन गतिमान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो एसएससी द्वारा किया गया था, यह कहा गया कि 4 गुना लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा संशोधन गतिमान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था, जो दूसरा संशोधन करते हुए यहाँ पर जो पहले तो यहाँ पर क्या कहा गया था, 25 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है, दूसरा संशोधन क्या हुआ, यहाँ पर 60% जो अंक जो प्राप्त करेंगे जो अभ्यर्थियों को, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया जाएगा, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा। देखिए अचानक नियम क्या जोड़ दिया गया, जो संशोधन कर दिया गया, 60% अंक जो अभ्यर्थी प्राप्त करेगा। भैया आपका तो जो क्वालिफाई मार्क्स होता है, जो क्वालिफाई के लिए होता है 35 और 45 नंबर लाने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एससी और जनरल यहाँ पर 35 और 45 का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि क्वालिफाई वहीं से माना जाता है। और इन्होंने क्या कर दिया कि वो अभ्यर्थी जो 60 प्लस जो अंक लाएंगे, 60% जो अंक इस भर्ती प्रक्रिया में लाएगा, उनको, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की यहाँ पर बात रखी गई थी। और इसमें 3 संशोधन, जो तीसरा संशोधन हुआ था वो तीसरा संशोधन क्या हुआ, देखिए इसीलिए ये जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से अनियमितताओं में घिरी हुई ये भर्ती प्रक्रिया रही, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो वर्तमान समय में जो भर्ती प्रक्रिया जब जारी हो जाती है, जो उसमें नॉर्म्स दिए जाते हैं, जो उसमें जो चीज़ें दी जाती हैं, जो योग्यताएं दी जाती हैं, जो आपके जो कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा, और कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों को इसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, किन 4 गुना रखना है, 2 गुना रखना है, ये तमाम चीज़ें पहले ही उल्लेख हो जाती हैं। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर 2016 में, 2006 में तो पहले तो आवेदन मांगे गए, आवेदन मांगने के बाद उसमें ये नियम रखा गया था, जब 2006 में जो आवेदन मांगे थे, नियम क्या रखा गया, 25 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अब संशोधन क्या हुआ, पहले संशोधन के अंतर्गत 4 गुना अभ्यर्थियों को इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें जो 60% जो अंक जो प्राप्त करेगा, जो अभ्यर्थी इसमें 60% अंक प्राप्त करेगा, वही अभ्यर्थी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अब देखिए
4 गुना कह रहा है, 4 गुना के अंतर्गत क्या 60% अंक क्या सभी अभ्यर्थी प्राप्त ही होंगे? ऐसा कदापि नहीं होता है। ठीक है, 33 संशोधन इंटरव्यू के अंक जो 25 अंकों का यहाँ पर जो इंटरव्यू रखा गया था, देखिए बहुत बड़ी धांधलीबाजी इस जो हरियाणा एसएससी के अंतर्गत हुई थी, जो एक ड्राइंग टीचरों के लिए जो 816 इसमें तो थे, क्योंकि ये प्रमुख विषय था। ये प्रमुख विषय इसलिए क्यों रखा गया था, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। देखिए क्या कहा गया था, 25 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू रखा जाएगा स्पष्ट रूप में। जो तीसरा संशोधन इसमें किया गया दोस्तों, 25 अंकों के इंटरव्यू से बढ़ाकर यहाँ पर जो 25 अंकों का जो इंटरव्यू था वो कर दिया आपके यहाँ पर 30 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू, 5 अंकों का यहाँ पर नंबरों का इजाफा इस इंटरव्यू में कर दिया गया। 25 के स्थान पर यहाँ पर आप कह दिया गया है कि आपका 30 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू कर दिया गया। जब ये 30 नंबर का इंटरव्यू कर दिया गया था दोस्तों, उस समय ये भर्ती क्या थी, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मैंने लिखा भी है कि ये भर्ती गतिमान भर्ती परीक्षा के दौरान ये संशोधन किए गए थे। जो ये डिसीजन आया, ये इसकी मैं इसलिए आप लोगों के सम्मुख से करें क्योंकि इसका जो कॉपी थी, मैं इस वीडियो को पहले भी बना सकता, क्योंकि मुझे हाई कोर्ट की जो जजमेंट की जो कॉपी थी वो मुझे लेनी थी। पंजाब से मेरे मित्र ने ये मुझे व्हाट्सएप किया था, और इसकी जो पेपर की जो तमाम कटिंग थी वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और उसमें स्पष्ट रूप में ये कहा गया है कि भैया जो इंटरव्यू आपने 25 अंकों का रखा, साथ ही भर्ती प्रतिक्रिया गतिमान भर्ती प्रतिक्रिया के अंदर आपने इसे 30 अंकों का कर दिया, ये कोई औचित्य नहीं बनता है। और नोटिस करने वाली इसमें क्या बात है, देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है। जो याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, ठीक है, और हाईकोर्ट ने भर्ती प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए कहा कि भर्ती प्रतिक्रिया के बीच में, देखिए भर्ती प्रतिक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने 5 माह में, देखिए दूसरी तीसरी बार इस भर्ती प्रतिक्रिया को दोबारा कंडक्ट कराए जाने के लिए कहा गया। देखिए इसी के साथ हाईकोर्ट ने 5 माह का ये समय दिया गया था कि दोबारा भर्ती प्रतिक्रिया का विज्ञापन नए सिरे से यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा गया था, जिसमें तमाम ये चीजें इंक्लूड हो। आप 25 अंक के स्थान पर अगर आप 30 अंकों का इंटरव्यू रख रहे हैं तो स्पष्ट रूप में पहले ही उसका उल्लेख कर दिया जाए, और यदि आप 4 गुना अभ्यर्थी बुला रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, या 60% रख रहे हो या फिर आप क्वालिफाई मार्क्स से रख रहे हो, ये तमाम चीजें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उल्लेख किया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें ये कहा गया था। और देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप में लिखा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में कराए जाने का यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। जो सिंगल बेंच में जो हाईकोर्ट ने क्या कर रहा था, एसएससी को स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि आप इस भर्ती प्रतिक्रिया को पूर्ण रूप से खारिज कर दीजिए। इस भर्ती प्रतिक्रिया को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। जो 816 टीचर एज ए गेस्ट टीचर के तौर पर कार्य कर रहे थे, इनके भविष्य में भी संकट गहरा दिया, क्योंकि इसी 2006 की जो भर्ती प्रतिक्रिया जो आवेदन मांगे गए, इसी के अंतर्गत इनको भी इंक्लूड कर दिया गया था। अब जब इनको इंक्लूड कर दिया था तो जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नंबर अच्छे आए तो वो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रतिक्रिया से बाहर हो गए। और जब इसके बाद जो दूसरा विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें क्या हुआ, जब इसके यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि संशोधन की वजह से 11 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है भर्ती प्रतिक्रिया। जो 5 माह के बाद इसमें जब दोबारा इस नियमावली को जारी करने के लिए कहा गया, जो इसमें जो भर्ती के जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो नियम है, जो कानून है, सारा कुछ इसमें मेंशन करके दोबारा जब एक भर्ती प्रतिक्रिया को जारी कर दिया गया तो उसमें क्या साजिश रची गई, क्या इसमें जो क्या अनियमितताएं देखी गई। जब ये परीक्षा हुई, जो परीक्षा होने के बाद जो परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों है, तो इसमें जब पेपर कराया गया था तो ये पेपर कहीं ना कहीं पूर्व में लीक हो गया था, या कहें इसमें कुछ ऐसी अनियमितताएं देखने को मिली कि भैया आपके जो ए शीट है उसमें कुछ अलग ही यहाँ पर जो आंसर की है वहाँ पर कुछ और दे, बी आंसर शीट में कुछ और चीजें आ रही हैं। उसके बावजूद भी इस भर्ती प्रतिक्रिया को दोबारा रद्द कर दिया गया है, पुनः इसमें विज्ञापन जारी करने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया है। इन तमाम चीजों के अंतर्गत जो कमावश परिस्थितियां बनी, वो 816 जो ड्राइंग टीचर गेस्ट
टीचर के तौर पर जो कार्य कर रहे थे, इनका फ्यूचर अधर में लटक गया, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 10 से 12 साल जो शिक्षा विभाग में दिए और इन अनियमितताओं के चक्कर में, ठीक है, इन अनियमितताओं के चक्कर में इन तमाम 816 टीचरों को घर बैठना पड़ा। इनका घर की 2 रोटी या कहें 2 वक्त के चूल्हा जलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया के बीच में जो संशोधन किए जा रहे थे, उसका खामियाजा 816 ड्राइंग टीचरों को भुगतना पड़ा। और साथ ही जितने भी नए आवेदन किए गए थे, उन अभ्यर्थियों ने इसे चैलेंज किया कि भैया आपने जो पहला संशोधन किया गया कि भैया आप 4 गुना इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बुलाओगे, दूसरा कह रहे 60% अभ्यर्थियों को इसमें बुलाओगे, जो तीसरा संशोधन कर दिया कि भाई इंटरव्यू केवल 25 अंकों के स्थान पर यहाँ पर आपने 30 अंकों का यहाँ पर कर दिया गया। क्राइटेरिया जब भर्ती प्रतिक्रिया थी वो गतिमान थी उस दौरान। तो ये चीजें तमाम चीजें की गई। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने एसएससी के जो चेयरमैन होते हैं, जब इस भर्ती प्रतिक्रिया का जब रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें ये मैं कह रहा हूँ, जिसमें इसका जो दोबारा जब इसकी भर्ती प्रतिक्रिया हुई, जब इसका जो पेपर हुआ था, इस पेपर में क्या हुआ था, जब नियुक्ति जिन अभ्यर्थियों को मैंने कहा ना कि आप लोगों से इसमें ए शीट के जो आंसर की थी वो बी शीट से मैच नहीं कर रही थी। इस प्रकार से जब जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, तो जब नियुक्ति पत्र जारी होता है, जब पूर्ण तौर से जब भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसमें 3 लोगों के सिग्नेचर होते हैं। एक तो आपके जो एसएससी के चेयरमैन है, साथ ही आपके जो एजुकेशन के जो सचिव हैं उनके होते हैं, और साथ ही यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों के यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, केवल सरकार के एक प्रतिनिधि का यहाँ पर सिग्नेचर था और 2 सिग्नेचर होने थे। एक एसएससी के जो चेयरमैन है, जो इनका जो कमीशन होता है, उनके जो सचिव हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर होने थे। वो 2 सिग्नेचर इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया। पुनः जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ था, जो नियुक्ति पत्र जिनको अभ्यर्थी को जारी हो गया था, तो उस आधार पर जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, तो वहां पर भी इस भर्ती प्रतिक्रिया को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया था। क्योंकि एक तो पहले इसमें सिग्नेचर नहीं हुए थे, इसलिए अनियमितताओं के दायरे में आ गई थी। भैया पुनः वही चीजें इसके अंतर्गत खेला गया। तो जब इन अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 क्राफ्ट टीचरों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो इसमें क्या डिसीजन दिया, जो आपके सिंगल बेंच और डबल बेंच ने जो ये डिसीजन दिया था, वही डिसीजन एज ए सुप्रीम कोर्ट ने भी इन तमाम भर्ती प्रतिक्रिया का अंतर दी और इस भर्ती प्रतिक्रिया को पूर्ण तौर पर यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। यह भर्ती प्रतिक्रिया अभी वर्तमान समय में स्थगित हो चुकी है। अब पुनः इस भर्ती प्रतिक्रिया के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड में केवल एक संशोधन हुआ है। जो संशोधन हुआ है वो सिर्फ आप देखोगे इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत नॉर्म्स चेंज कर दिए गए हैं कि बीएड की अर्हता थी वो हटा दी गई। अब देखिए, यहाँ 3 संशोधन लगातार हो गए, ठीक है। अब क्या उत्तराखंड का जो केस है और जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया, क्या इसी के सिमिलर रहता है या पूर्ण रूप से भर्ती प्रतिक्रिया बाधित होती है या कैंसिल होती है? अब मुझे जहां तक लगता है, अब मैं अपना पिटिशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप कोई भी इसमें गुस्सा ना हो, कोई भी अपने दिल में इस बात को ना रखें। मैं इस जो भर्ती प्रतिक्रिया पूर्ण रूप से हुई, जो 3 इसमें संशोधन हुए, उसके आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। या तो इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो नॉन बीएड को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये 50-50 दोनों के अगेंस्ट है या भी केस। मैं कल तक कह रहा था कि 80%, आज 50-50 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब ये जो इसका जजमेंट या इसकी जो हार्ड कॉपी मेरे पास है, जब मैंने पढ़ा, तो ये तमाम चीजें मैंने इसका अध्ययन करा, उसके बाद इस बोर्ड में लिखा, तब मैं कह रहा हूं कि भैया अगर यही चीजें उत्तराखंड के अंतर्गत हुई तो आपको ये देखने को मिलेगा जो एलटी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, ये पूर्ण रूप से ये भर्ती प्रतिक्रिया निरस्त हो जाएगी। ये निरस्त हो जाएगी और ये भर्ती प्रतिक्रिया, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी। अब या तो दूसरी ओर इसमें इंटरव्यू को ना क्या कहते हैं, या बीएड हटाएं या बीएड को जारी रखें, दोनों को मौका दे दें।
ऐसा परिस्थितियां भी बन सकती हैं कि भैया जो सिंगल बेंच ने जो डिसीजन दिया था वही डिसीजन क्या पता डबल बेंच भी दे दे। इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी ये न्यायालय में ये पेंडिंग है केस, क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से इसमें आश्वस्त नहीं है कि भैया क्या डिसीजन आएगा, ये न्यायाधीश ही जाने, क्योंकि न्याय प्रणाली ही सर्वोच्चम तौर पर यहाँ पर रखी गई है, वही डिसीजन देगी। हम अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। अब मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर डबल बेंच में केस जाए, तो मुझे इसकी ज़्यादा आसार क्या लग रहे हैं इस भर्ती प्रतिक्रिया की, ये संपूर्ण भर्ती प्रतिक्रिया उत्तराखंड की निरस्त हो सकती है सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग्स की। ठीक है, इसके लिए पुनः विज्ञापन जारी होगा। मुझे ये लगता है कि इसके लिए डबल बेंच में ये डिसीजन दे सकते हैं कि इस भर्ती प्रतिक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाए। केवल ड्राइंग और पेंटिंग के जो कला विषय से रिलेटेड जो भर्ती प्रतिक्रिया के जो नॉर्म्स थे, ये इसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाए। जो वर्तमान समय में और जो सब्जेक्टों की जो भर्ती प्रतिक्रिया है वो पूर्ण रूप से गतिमान होगी और उनको नियुक्ति भी मिल जाएंगी, वो तमाम चीज़ें अपने कार्य क्षेत्र में भी चले जाएंगी। और ड्राइंग और पेंटिंग के जो आवेदन है, पुनः ये आवेदन मांगे जा सकते हैं, जिसमें आप देखोगे नए नॉर्म्स और नए नियम और जो चीज़ें मांगी गई है वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हुए ये भर्ती प्रतिक्रिया मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये रद्द हो जाएगी। इतना मैं आश्वस्त हूँ कि ये निरस्त होने की ओर हमारे उत्तराखंड की ड्राइंग और पेंटिंग की भर्ती प्रतिक्रिया बढ़ रही है। जो क्योंकि अब मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसका अध्ययन करा है, इसके आधार पर कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट तुरंत कह दे रहा है कि इस भर्ती प्रतिक्रिया को रद्द कर दिया। देखिए यहाँ पर भी इस भर्ती प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, सिर्फ जब अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर परीक्षा कराने की बात हुई तो स्पष्ट रूप में इसे खारिज करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का यहाँ पर क्या कर दिए थे, आदेश दे दिए गए थे। तो हाई कोर्ट इसमें रोक लगा सकता है, ये भर्ती प्रतिक्रिया या रोक नहीं लग सकती। तो ये भर्ती प्रतिक्रिया हम यह कहें बहुत लंबा खींचेगा। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, इसका रिजल्ट अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें 2 पिटीशन पहले से ही दायर हुई। दोनों पिटीशन को जब समझेंगे, जब जानेंगे, तब जाके ये होगा। कमाविश परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये भर्ती प्रतिक्रिया पूर्ण तौर पर निरस्त हो सकती है। और आप लोग ये लेके चलिए, आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करोगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। ये निरस्त नहीं होगी तो कोई, आप लोग जैसे नेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है कि नेट के फॉर्म आ चुके हैं, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, या आपका जीआरएफ में सिलेक्शन हो जाए, नेट में सिलेक्शन हो जाए, तो कहने का मतलब है कि आपका जो पढ़ा कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। ये संभावना ये है कि ये भर्ती प्रतिक्रिया निरस्त हो सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं जो वीडियो जारी करूंगा उसको भी आप पूर्ण रूप से सुने और उसका अवलोकन करें। सबसे बड़ी खबर की, राज्य के शिक्षा विभाग ने 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स को हटाने का आदेश दिया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की विभागीय सेवाएं 3 दिन में खत्म हो जाएंगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 816 ड्राइंग टीचर्स की भर्ती को रद्द किया था, जिसके बाद से अब शिक्षा विभाग का 816 ड्राइंग टीचर्स को हटाने का आदेश आया है। हरियाणा में नए सिरे से ड्राइंग टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। इस पूरे मामले में आपको और विस्तार पूर्वक जानकारी दें, सिलसिलेवार ये पूरा मामला आपको समझाएं तो आपको बता दें कि 2006 में हरियाणा सरकार ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए आवेदन मांगे। विज्ञापन में लिखा था परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंक का एक इंटरव्यू होगा, जिसके बाद नियम बदला गया। पदों से 4 गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जितने पद खाली थे उससे 4 गुना के तादाद में लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। निर्णय लिया गया 60% से अधिक अंकों वालों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बार बार होते संशोधनों के चलते भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने 2015 में भर्ती खारिज कर दी। भर्ती के बीच नियम नहीं बदले जा सकते हवाला देते हुए, और हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया देखकर साफ होता है कि नियुक्तियां तय नियमों के तहत नहीं हुई, और माना था कि कई अयोग्य लोग भी चयनित कर लिए गए। चयनित शिक्षकों ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी, लेकिन इसका कोई लाभ हुआ नहीं। पिछले साल 10 नवंबर को हाई कोर्ट ने इन सभी शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया था। अब शिक्षा विभाग ने 816 ड्राइंग टीचर्स को हटाने का आदेश दिया है। बहरहाल अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, इससे पहले जो ड्राइंग टीचर्स ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर इस मामले पर उनके लिए न्याय की
मांग की थी। बहरहाल अब देखना होगा कि 816 शिक्षा विभाग के ड्राइंग टीचर्स हटाए जाएंगे। बात करेंगे हमारे संवाददाता विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, संशोधन हुआ भर्ती के समय से ही और संशोधन होते होते बात यहां तक आ गई कि 816 टीचर्स को अब हटाया ही जाएगा। निश्चित तौर पर 816 ड्राइंग टीचर्स का आर्ट्स एंड क्राफ्ट और कहें कि ड्राइंग टीचर के जो 816 पद थे उनको अब कोई कहीं से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सस्पेंशन की और कहें हटाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इन टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद अब आखिरकार हाईकोर्ट में भी जो पिटीशन थी वो सब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 816 ड्राइंग टीचर जो कि 2006 में भर्ती हुए थे और आरोप ये लगे थे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रक्रिया तय की गई थी और ये भर्तियां घोषित करने के बाद, अनाउंसमेंट करने के बाद लगातार जो नियमों में बदलाव हुआ था, और ये बात भी कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि उसकी फाइनल जो लिस्ट बनी थी इस भर्तियों की, उस पर भी 3 मेंबर्स के साइन नहीं थे। ये भी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नजर आई और अब हरियाणा सरकार ने भी ये तय कर दिया है कि 3 दिनों के भीतर ये आदेश जारी किए जा चुके हैं कि 816 ड्राइंग टीचर्स की जो लंबित मामला चल रहा है 2015 से ही, कोर्ट में भी ये मामला रहा और वहां राहत न मिलने के बाद अब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए और 816 ड्राइंग टीचर्स को उनके सेवा से, उनके जो कार्य है उनसे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले जो ड्राइंग टीचर्स की स्थिति थी उस पर कुछ बातें ऐसी हुई थी विनोद की उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। सीएम से भी मुलाकात हुई, इनकी आश्वासन भी मिले उन्हें, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ की क्या संभावनाएं हैं? आशीष, वही बात, इसका एक अपडेट पॉइंट, ये भी अच्छा सवाल है आपका और सवाल का जवाब ये है कि इन टीचर्स के समय जो 2006 में सेलेक्ट हुए थे और जिन लोगों ने आवेदन किया था, अभी हाल में ही पिछले महीने के करीब एक पेपर भी आयोजित किया गया था और ड्राइंग टीचर से नया पेपर लिया गया था, लेकिन उस पर भी विवाद शुरू हो गया। यानी कि 2006 में जिन लोगों ने आवेदन किया था एक और मौका उनको दिया गया कि वो पेपर दें और दोबारा से अपनी जो योग्यता है उसे साबित करके इस नौकरी को पाने का मौका दिया गया था, लेकिन वो भी विवादों के घेरे में है, क्योंकि पानीपत का एक मामला संज्ञान में आया है कि जो पेपर सेट करके दिया गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, उसमें एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को ही बदल दिया गया था, जिससे कि पूरे के पूरे आंसर्स पर भी असर पड़ा था और वो मामला भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाने वाला है और कोर्ट में जाने के बाद ये प्रक्रिया भी अपने आप में सवालों के घेरे में है कि जो गलती करने वाले अधिकारी हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, वो बार बार चूक करते हैं। 2006 की भी अगर चूक की बात की जाए तो नियम बदले गए थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा। उन नियमों में जो भी पास हुआ उसके हिसाब से 816 ड्राइंग टीचर्स को नौकरी मिली।